मित्रों नमस्कार। मैं चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने स्वभाव पर पहुंच रहा है और इसलिए मुझे लगा कि चूँकि विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न नेता, सेपोलॉजिस्ट और तमाम तरह के लोग वहाँ जाति को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर अलग अलग दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकृत आंकड़े क्या कहते हैं 2001 के सेंसस में किस जाति का, किस वर्ग का, किस समुदाय का क्या परिस्थिति है, कितना उनका प्रतिशत है बिहार में, उस पर आपसे चर्चा करूं और इसी दृष्टि को ध्यान में रख कर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीके से विभिन्न दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, पर उसमें कितनी सच्चाई है और कितना बढ़ चढ़ की बातें की जा रही है, इसकी जानकारी आम जनता को या सभी को हो, इस दृष्टि से मैंने इस पर काम किया। मित्रों, मैं जैसा कि आपको बता रहा था, हालांकि मैंने पहले भी विभिन्न आंकड़े को लेकर के चर्चाएं की हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ इसी विषय पर चर्चा करूंगा। बिहार में जो 2001 के सेंसस हैं 2010 का, उसके अनुसार जो आंकड़े हैं, हिंदुओं के आंकड़े, हिंदू जो कम्युनिटी है रीजन वाले, उनकी जो प्रतिशत है वो 80.5 मतलब 80.5% प्रतिशत उनकी आबादी है। मुस्लिम लोगों को 13.4%, क्रिश्चियंस वहाँ 2.3% हैं, सिख 1.9 मतलब 1.9% हैं, जैन्स जो है 0.4 मतलब 0.4, अदर्स में 0.6 हैं और अदर रिलीजियस वगैरह उसको 0.1 है। इस तरह से बिहार में कुल मिलाकर के 19.5 मैंने 19.5% माइनॉरिटीज हैं और 80% हिंदू की आबादी है। ये जो है रिलीजियस जनगणना के आंकड़े हैं, अधिकृत आंकड़े हैं। और जब कभी भी बात की जाती है तो सामान्यतः देखा यह जाता है कि अधिकृत आंकड़े हैं, उस पर कोई बात नहीं करता, अपने हिसाब से आंकड़े बताए जाते हैं और उससे बहुत सारे गलतफहमियां पैदा होती हैं। इसी तरह से मुस्लिम समाज की कितनी आबादी है, इसको लेकर के भी बातें होती हैं, दावे प्रतिदावे किए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट की कितनी आबादी है, इसको लेकर के भी दावे प्रतिदावे किए जाते हैं। सन 2001 का जो जनगणना हुआ था, उसके अनुसार बिहार में मुस्लिम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कुल आबादी का 15.7% है। अब इस 15.7% का मतलब है कि एक राउंड फिगर में इसको 16% माना जाए तो ठीक रहेगा। ये शेड्यूल कास्ट का की टोटल जनसंख्या है और शेड्यूल कास्ट में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है चमार जाति की। चमारों की जो कुल शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है उसका 31.3% आबादी चमार जाति का है। दुसाधों की जो जनसंख्या है वो 30.9%, मतलब ये है कि चमार से थोड़ा सा दुसाध कम है। उसी तरह से मुसहर, पासी, धोबी आदि हैं। तो ये एक इन जनरल इनकी शेड्यूल कास्ट की आबादी है, पॉपुलेशन है और ये उसकी स्थिति है। अब फिर आती है बातें कि किस जाति का कितना प्रतिशत आबादी है।
तो इसके लिए मैंने गूगल का सहारा लिया और ओबीसी के जो आंकड़े हैं वो सब उस पर गया, या दूसरे जो दावे हैं उन सारी चीज़ों को मैंने गूगल वगैरह सर्च किया। तो जो फाइनली जो कंक्लूजन है वो उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बिहार में वैसे तो दावा किया जाता है कि 20% सब अपर कास्ट हैं, लेकिन ये जो गूगल बता रहा है उसके अनुसार अपर कास्ट की में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। तो इन टोटल इनकी जो जनसंख्या है, ब्राह्मणों की जनसंख्या 5% है, भूमिहारों की भी जनसंख्या 5% है, राजपूत की जनसंख्या 4% है, कास्ट की जनसंख्या 1% है। इस तरह से कुल अपर कास्ट की जनसंख्या 15% है। मतलब ये है कि शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है उससे इनकी जनसंख्या कम है। ये साफ साफ है इसमें। और अब दावे करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये गूगल साफ साफ बता रहा है। उसी तरह से एक दिलचस्प आंकड़े हैं वो मुस्लिम समाज को लेकर है। मुस्लिम समाज में की जो उनमें खास करके अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो उसमें उनकी बहुत सारी जातियां जो हैं मुसलमानों का ओबीसी में हैं, और अति पिछड़ा वर्ग में ही इतनी जातियां हैं कि वो कुल मिला करके ये 13.4 मतलब 14% मैक्सिमम मुसलमान हैं। तो उसमें अति पिछड़ी जाति जो है वो कुल आबादी का जो है 42%, तो 42% मतलब ओबीसी मुस्लिम समाज की जो आबादी है, कुल आबादी उसका 42% जनसंख्या केवल अति पिछड़ों का है। पिछड़े अगर जोड़ दिया जाए तो ये मोर देन 50% आबादी इनकी है, ओबीसी की और टोटल ओबीसी की। अब ये अति पिछड़ों में जातियां भी मैं आपको बता देता हूँ। ये खास करके अति पिछड़ा आयोग जो है उससे लिया गया है। ओबीसी की भी अलग और जातियां हैं। कसाब, कसाई जिसको कहते हैं, डफाली, नट, धोबी, मुस्लिम धोबी, धुनिया, पमरिया, भटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया, हलाल खोर, भंगी, मिरियासीन, मदारी, मोर शिकार, साई, फ़कीर, दीवान और मदार, मोमिन, जुलाहा और अंसारी, चूड़िहार, राइन व कुजरा, ठकुराई, बख्खो, इदरीसी या दर्जी, सिकलगर, रंगरेज, मुकेरी, इट फरोश, गधेरी, इब्राहिमी और तेली मुसलमान। तो ये इन जातियों के लोग जो हैं अति पिछड़े हैं मुस्लिम समाज में। और मुस्लिम समाज की जो कुल आबादी है उसका 42% आबादी इनकी है, जिसको सोमता पासमानदा मुसलमान भी कहते हैं। तो इस तरह का वातावरण वहाँ है। अब एक रफ आइडिया कहें या कोई अधिकृत लो, इसको तो दावे के नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो गूगल या विभिन्न माध्यमों से जो आ रही है बातें, उसमें खास करके आंकड़े कह रहे हैं। भूमिहारों का प्रतिशत तो मैंने आपको बताया ही, 5% है। यादव की आबादी वहाँ 13 से 14% कहा गया है अधिकतम। पासवान यहाँ 4% है, और ब्राह्मण तो 5% मैंने आपको बताया। लगभग तेली जो साहु जी हैं, गुप्ता, ये 4 से 5% तेली हैं। कोयरी 6%, मुसलमान का 13.4 तो मैंने आपको बताया ही। इस तरह का वहाँ समीकरण बन रहा है जो आबादी के एंगल से देखा जाए। अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जब तक जातियों का अधिकृत रूप से घोषणा न हो जाए, उसकी पुष्टि न हो जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसमें कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो बहुत लंबे चौड़े लिस्ट तो मैंने नहीं बनाए, लेकिन जो प्रमुख जातियां हैं उनको मैंने आपको बताया। अब सर्वाधिक विवाद है ये कुर्मी जाति को लेकर। कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो उनका दावा कुछ और है, और वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं या जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो कुछ और
दावा करते हैं। अब ये दोनों के बीच दावों के बीच में बहुत अंतर है। कुर्मी समाज के लोग अपने आप को कहते हैं कि वो बिहार में 10% से अधिक हैं, लेकिन दूसरे लोग उसको मानते हैं, यानी कई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि उनकी ऐसा बिहार में शायद ही कोई विधानसभा क्षेत्र होगा जहां उनकी जनसंख्या नहीं है। फिर ये एक सर्वे में या ब्रिटिश अंग्रेज़ों के द्वारा जो कहा गया है, उसके अनुसार ये भूमिहार, यादव और पासवान तीन को क्रिमिनल कास्ट के कैटेगरी में रखा गया है। अब ये अंग्रेज़ों ने क्यों रखा, क्या है उसका कारण तो वही बताएंगे, लेकिन ऐसी मान्यता है, ऐसी बात कही गई है। अब जो वहाँ की वर्तमान राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये मुस्लिम समाज का जो वोट है 14% लगभग, उसके सब के दावेदारों में प्रमुख रूप से तो राजद है, और राजद के अलायंस वाले लोग हैं, पर M22 समीकरण बताया जाता है तो उसके अनुसार तो यादव जो हैं RJD ये उसके प्रमुख दावेदार हैं। फिर AIMIN ओवैसी जी आए हैं तो वो भी दावेदार हैं इनके। जाप के जो नेता हैं, जाप भी कुछ दावा करता है कि उनके भी वोट उनको मिलेगा। JDU चूँकि नीतीश कुमार जो है अति पिछड़े वर्ग के प्रमुख रूप से नेता हैं, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अति पिछड़े वर्ग के लिए ज़बरदस्त काम किया है, तो वो माना जाता है कि बिहार में जो पिछड़ा वर्ग है और ख़ास करके अति पिछड़े वर्ग के में उनका बड़ा सम्मान है और फॉलोइंग उनकी अच्छी है। तो इस दृष्टि से खास करके ये बिहार में जो मुसलमानों का 42% जो मुसलमानों का प्रतिशत आता है मुसलमानों में, वो तो अति पिछड़ा है, उनमें उनका वोट अधिकतर नीतीश कुमार को मिलता है। इस तरह की बातें हैं। तो अब कुल मिलाकर के ये कहना देखना ये है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मुस्लिम आबादी क्या मुसलमान एक पक्ष होकर के किसी एक राजनीतिक दल को वोट देती है या नहीं देती है। क्योंकि मुसलमानों के सामने जो बिहार में जो समस्या आ खड़ी हुई है वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त कशमकश उनके अंदर चल रहा है। और वो ये है कि जिस तरह से चिराग पासवान खास करके LJP ने स्टैंड लिया है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को और अपनी दोनों LJP प्लस भाजपा को मिलकर के सरकार बनाना चाहते हैं और भाजपा के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उसमें उनका ऐसे खास करके चुन चुन करके ऐसे प्रत्याशियों को JDU के प्रत्याशियों के खिलाफ खड़ा किया है ताकि JDU को हार का सामना करना पड़े और JDU के वोट को वो नुकसान कर सकें। अब ऐसी स्थिति में अगर JDU कमज़ोर पड़ जाता है और मान लीजिए खुदा न खास्ता भाजपा मजबूत होकर के निकलती है, उनके वोट अच्छे आ जाते हैं, तो उस स्थिति में को क्या सहने के लिए वहाँ का मुसलमान तैयार है। अगर किसी समीकरण ऐसे बन जाते हैं, खास करके LJP की जो गणित है वो सही निकलता है, वो अपने गणित में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या BJP का नेतृत्व सरकार जब आएगी इसको मुस्लिम समाज के लोग स्वीकार करेंगे, ये इनके सामने खतरा है। तो देखना ज़बरदस्त है, देखने की बात है कि क्या मुसलमान इस खतरे को भाप करके एक मुश्त होकर के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट देती है, या फिर क्योंकि NDA में जो उनके वोट के प्रमुख दावेदार हैं वो तो नीतीश कुमार की JDU है, और हम भी अपने आप को अलग कर हम और वो भाजपा को छोड़ करके बाकी ये 4 घटक हैं, उसमें से 3 घटक के जो लोग हैं वो उनको मिल सकता है। तो क्या जो इसमें दिलचस्पी ये है कि कुशवाहा जो हैं वो उन्होंने भी एक हालांकि गठन किया है, ये गठबंधन उनका भी है और कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो उनका की स्थिति ये है कि वो BSP से बहुजन समाज पार्टी से उनका गठबंधन है और AIMIM से असदुद्दीन कुरैशी जी का ओवैसी से उनका संबंध है। तो
अब वो ये इस गठबंधन को कितना वोट मिलता है नहीं मिलता है, ये देखने की बात है। तो कुल मिलाकर के उपेंद्र कुशवाहा और वो असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का जो गठबंधन है, ये भी मुस्लिम वोट के दावेदार हैं। तो मुसलमान के जो वोट हैं क्या ये सब में बंटते हैं, या एक मुश्त आरजेडी को मिलता है, या फिर एनडीए के खास करके जेडीयू वाला जो घटक है उसको भी वोट मिलता है। इस पर खास करके सीमांचल के जो सीट हैं, 30 सीट है, उस पर उसको निर्णय करेगी। इसको देखने की बात है। जहाँ तक एलजेपी का सवाल है, एलजेपी का प्रमुख आधार जो सामान्य रूप से माना जाता है वो बिहार के 5 ज़िले हैं, नालंदा, समस्तीपुर, खगड़िया, हाजीपुर, जमुई। जमुई से तो वो खुद ही सांसद हैं। इस तरह से ये जो 5 लोकसभा क्षेत्र है, ज़िले हैं, इनमें लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो इसमें कितना वोट वो काट लेते हैं, जेडीयू को कितना नुकसान करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि चूँकि कभी भी जेडीयू के साथ एलजेपी का कोई गठबंधन नहीं रहा और हमेशा एलजेपी विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ी है, तो उस स्थिति में ये देखना जब दिलचस्प है कि जेडीयू कितना वोट काट करके गठबंधन को मदद करती है, क्योंकि उस हालात में उसका सीधा लाभ गठबंधन को मिलेगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है अभी कहना कि कितना नुकसान करेंगे। जहाँ तक जातियों का सवाल है, रामविलास पासवान की पार्टी जो एलजेपी है, प्रमुख रूप से पासवानों की पार्टी है जातिगत दृष्टि से, और पासवानों का जो वोट प्रतिशत है वो 4% है। ये ज़रूर है कि चूँकि वो एक आक्रामक जाति के रूप में जानी जाती है, तो शेड्यूल कास्ट में दूसरी जो जातियां हैं उनको कई प्रभावित कर सकती हैं। तो ये देखने की बात है कि वो शेड्यूल कास्ट का ही कितना वोट ले पाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा उनको वोट मिलता तो वो पिछले विधानसभा या लोकसभा ये सब में दिखाई पड़ता, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। उनको पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो लगातार वो 2005 से चुनाव के बाद लगातार उनका मत का जो प्रतिशत है वो घटा है, और घटते घटते पिछले विधानसभा चुनाव में तो वो 4% के आसपास आ गई थी। तो अब ये 4% अगर वोट, ये जो वोट है उसमें जेडीयू का भी मत है और बीजेपी का, खास करके विधानसभा की दृष्टि देखें तो बीजेपी का उसमें भी योगदान है, मत है। तो और बीजेपी के जो मत होते हैं वो कमिटेड होते हैं। तो ये जाहिर है कि ये जो 5 विधानसभा, खास करके लोकसभा को अगर दृष्टिगत रखें तो ये लोकसभा चुनाव में 6 लोकसभा सीट से वो जीते हैं। तो इनमें इन सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के भी वोट उनको मिले हैं। और अब देखना ये है कि विधानसभा में वो क्या कर पाते हैं। लेकिन ये तो ज़रूर है कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन चिराग पासवान ने जो रणनीति अपनाई है, अब उनको कितना लाभ मिलेगा भविष्य में, कितना क्या मिलेगा, इस पर तो मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन एक अस्थाई खाई जो है, जो बीच में पट गई थी, खास करके कुछ समय पहले तो बिहार में जो जातीय संहार हुए थे, उसके बाद बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए, और नीतीश कुमार खास करके जो अपने 15 साल के कार्यकाल में ये जो सामाजिक दूरियां थी उसको कम करने का उनका काम जो था वो उन्होंने किया है। अब इसके चुनाव परिणाम क्या होंगे ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर के वो दुधारी राह पर चल चुके हैं, और उनको कितना आगे भविष्य में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उनको और उनके समाज को झेलना पड़ेगा इसके परिणाम। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है बिहार में। अब इसका किसको लाभ मिलता है, किसको नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार का विधानसभा चुनाव का परिणाम का ज़बरदस्त महत्व है, और उसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, असर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी होगा। आज होगा ये तो ज़रूर है। और अगर किसी कारण से नीतीश कुमार चूकते हैं
तो उनके भी राजनीतिक जीवन पर ज़बरदस्त असर पड़ेगा। और भाजपा का जो गठबंधन है अगर हारती है तो उसका भी असर भारतीय राजनीति पर पड़ेगा। कुल मिलाकर के स्थिति ये है। और इनके जो भी विश्लेषण आप होंगे वो किसी और यूट्यूब में के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।